हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ रिसेंटली इंडिया और कनाडा के बीच जो टेंशन था वो और ज़्यादा बढ़ चुका है, जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो खालिस्तानी लीडर था हरदीप सिंह निज्जा, इसको इंडिया टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुका था। लेकिन इसका हाल ही में किसी ने कनाडा में मर्डर कर दिया है। लेकिन कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उनके द्वारा यह एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ये सब इंडिया ने ही करवाया है। इंडिया ने इस तरह के एलिगेशन को रिजेक्ट कर दिया है और कनाडा को एक्यूज़ किया गया है कि वो जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को जो शेल्टर दे रहे हैं उसको बंद करें। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं खालिस्तानी मूवमेंट है क्या, रिसेंट कनाडा में किस किस प्रकार से एंटी इंडिया एक्टिविस्ट देखने को मिल रहे हैं, खालिस्तान के रेडिकलाइजेशन से इंडिया और कनाडा के रिलेशन पे किस प्रकार का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, खालिस्तान मूवमेंट का और टेररिज्म का कनाडा में किस प्रकार का इतिहास रहा है, इंडिया कनाडा टेंशन को लेकर प्रीवियस कौन कौन से इंटेंस रहे हैं दोनों कंट्री के बीच और इसको लेकर क्या किया जाना चाहिए, इसके लेकर के भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं खालिस्तान मूवमेंट के बारे में कि ये खालिस्तान मूवमेंट है क्या। तो ये जो खालिस्तान मूवमेंट का जो फाइट है ये पंजाब को, जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में लाई करता है, क्योंकि देश के बंटवारे के समय जो वेस्ट पाकिस्तान था वो पाकिस्तान की ओर चला गया और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो इंडिया की ओर आ गया। तो इस पूरे पंजाब को खालिस्तान मूवमेंट के द्वारा इसको सेपरेट कंट्री बनाने की बात की जा रही है और इस खालिस्तान के डिमांड को बहुत बार बहुत ही लंबे समय से उठाया जा रहा है, जिसमें से मोस्ट प्रोमिनेंटली हम लोग को 1970 से 1980 के बीच में देखने को मिलता है। उस डिकेड में पूरा पंजाब ही पैरालाइज हो चुका था और इस मूवमेंट को इंडिया के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन ब्लैक थंडर को चलाकर क्रस्ट कर दिया गया था। लेकिन अभी भी कुछ सिख पॉपुलेशन के द्वारा खालिस्तान के लिए सिंपैथी और सपोर्ट देखने को मिलता है, स्पेशली वैसे सिख डायस्पोरा जो कि कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रहते हैं। चलिए रिसेंट में देखते हैं कनाडा में कौन कौन से एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ देखने को मिले हैं। तो इस साल जून में ही ऑपरेशन ब्लू स्टार का एनिवर्सरी परेड कनाडा में देखने को मिला। इसमें इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी का जो एसेसिनेशन हुआ था उसको कनाडा में खालिस्तानियों के द्वारा सेलिब्रेट किया गया और इंदिरा गांधी के ब्लड स्टेन फिगर को दिखाया गया और खालिस्तानियों के द्वारा जो दरबार साहिब में अटैक हुआ था उसके रिवेंज को लेकर के भी सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद एक साल पीछे जाए 2022 में प्रो खालिस्तान रेफरेंडम करवाने का डिमांड किया जा रहा था। खालिस्तान का जो सिख फॉर जस्टिस पार्टी है, जो कि एक प्रो खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा कनाडा के ब्रॉम्पटन शहर में खालिस्तान के डिमांड को लेकर एक रेफरेंडम करवाया गया और इस पार्टी के द्वारा क्लेम किया गया कि इसको एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट भी मिल रहा है। नेक्स्ट है सांझ सवेरा मैगजीन, जिसको कि 2002 में रिलीज़ किया गया था। ये जो सांझ सवेरा मैगजीन था ये टोरंटो बेस्ड पंजाबी लैंग्वेज में एक वीकली मैगजीन था जो कि इंदिरा गांधी के डेथ एनिवर्सरी को ग्रीट किया करते थे और इनके मर्डर को सेलिब्रेट किया करते थे। ये सब इस मैगजीन में छपा जाता था और इस मैगजीन में गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट भी छप कर आते थे और अभी इसको कनाडा का प्रोमिनेंट डेली न्यूज़पेपर भी बताया जाता है। तो इस तरह के बढ़ते एक्टिविटीज़ को लेकर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कंसर्न भी जताए जाते हैं। जो कनाडा बेस्ड इंडियन डिप्लोमेट्स रहते हैं उनके द्वारा न्यूमरस ओकेजन पर बोला जाता है कि सिख एक्सट्रीमिज़म को लेकर कनाडा फेल्योर रहा है सिख एक्सट्रीमिज़म को टैकल करने को लेकर और इंडियन डिप्लोमेट्स को भी खालिस्तानी ऑफिशियल्स के द्वारा लगातार हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है कनाडा में और कनाडा इसको लेकर कोई भी इंस्टेंस नहीं ले पाता। तो ये दोनों देशों के बीच एक मेजर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेन पॉइंट है और डे बाय डे ये स्ट्रेस पॉइंट और भी ज़्यादा एग्रेसिव होते जा रहा है। ये जो न्यू दिल्ली समिट हुआ था अभी हाल फिलहाल में, जो G20 का समिट हुआ था न्यू दिल्ली में, इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग कंसर्न रेज किया गया था जो कनाडा में खालिस्तान को लेकर सिख प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेकर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग कंसर्न रेज किया गया और अभी कनाडा ने इंडिया का प्रपोज्ड ट्रेड ट्रीटी है उसके टॉक को पॉज कर दिया गया है। चलिए अब समझते हैं जो खालिस्तान में रेडिकलिज्म है वो किस प्रकार से इंडिया कनाडा रिलेशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं।
तो इसको लेकर दोनों देशों के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसमें एक स्ट्रेन देखने को मिलेगा। एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन से डिप्लोमेटिक टाइज के ऊपर एक स्ट्रेन देखने को मिलेगा, जिससे ओवरऑल दोनों देशों का रिलेशनशिप अफेक्ट होगा। इससे दोनों देशों के बीच जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है वो भी लगातार इरोड होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि आगे चलकर बायलैटरल रिलेशन हो गया या फिर इंटरनेशनल इश्यूज हो गया, उसको लेकर कोलैबोरेशन और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं इंडिया के सिक्योरिटी के ऊपर इसके क्या इम्प्लीकेशंस देखने को मिलेंगे। तो खालिस्तान मूवमेंट को कंसीडर किया जा रहा है इंडिया के सॉवरेनिटी के ऊपर एक सिक्योरिटी थ्रेट है, जो कि एक फॉरेन कंट्री से मिल रहा है। वहीं अप्रैल 2023 में पंजाब में एक नया वायलेंस देखने को मिला था, जिसमें सिख के सेपरेटिस्ट लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था पंजाब पुलिस के द्वारा और खालिस्तान को फिर से रिवाइव करने का बात किया जा रहा था। अर्लियर 2023 में जो इंदिरा गांधी जी का एसेसिनेशन को लेकर कनाडा में जो परेड करवाया जा रहा था, उसको लेकर इंडिया के द्वारा हिट आउट किया गया और ये इंडिया के लिए ये भी कंसर्निंग है, जो सिख सेपरेटिस्ट के द्वारा डिमॉन्स्ट्रेशन और वेंडलिज्म किया जाता है। इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस जो कि कनाडा, ब्रिटेन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया ये सब में देखने को मिलते रहता है, ये भी इंडिया के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए एक खतरा बताया जाता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसका इम्पैक्ट ट्रेड और इकोनॉमी के ऊपर क्या देखने को मिलेगा। तो कैनेडियन पीएम के द्वारा जो एक्विजिशन लगाया गया है उससे जो ट्रेड रिलेशंस है दोनों देशों के बीच वो सफ़र कर सकता है और वो बिजनेसेस, पार्टनरशिप्स और इन्वेस्टमेंट फ्लोज को अफेक्ट भी कर सकता है। जिस प्रकार से दोनों देशों के बीच जो पॉलिटिकल टेंशन है वो हाई बना हुआ है, उससे जो बिजनेसेस है वो कॉशन के साथ रीअसेस करके इंगेजमेंट किए जाएंगे। इंडिया और कनाडा के बीच जो बायलैटरल ट्रेड का सिर्फ गुड्स का बात करें तो वो $8.2 बिलियन 2022 में देखने को मिले हैं, जो कि 2021 से 25% तक का ग्रोथ देखने को मिला है। और सर्विसेज सेक्टर का बात करें तो इसमें भी अच्छा खासा $6.6 बिलियन देखने को मिले हैं 2022 में। फोर्थ बात करें तो कुछ की इशूज़ पर दोनों देशों के बीच जो कोऑपरेशन है वो रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल सकता है। जैसे कि बात करें कोऑपरेशन ऑन क्रिटिकल ग्लोबल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज, काउंटर टेररिज्म एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ये एडवर्सली इम्पैक्ट हो सकता है। फिफ्थ बात करते हैं पोटेंशियल ट्रैवल एंड पीपल टू पीपल इम्पैक्ट की। तो इससे जो टेंशन जो एस्केलेट हो रहा है ये इंडिया और कनाडा दोनों देशों के बीच ट्रैवल और इंटरेक्शंस इफेक्ट हो सकते हैं। ये एक दूसरे के देशों की यात्रा को अधिक बोझिल और कम आकर्षक बनाते हैं। सिक्स्थ बात करें तो हो सकता है इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को फिर से दोनों देशों के बीच रीअसेसमेंट किया जाए। तो इंडिया के द्वारा इसके जवाब में जो भी इंडिविजुअल खालिस्तानी सेपरेटिज्म से एसोसिएटेड हैं उसके इमिग्रेशन पॉलिसी को और ज़्यादा टाइटन कर सकता है। और इंडिया के कंसर्न के रिस्पॉन्स में कनाडा के द्वारा भी जो खालिस्तानियों सेपरेटिज्म के द्वारा इमिग्रेशन पॉलिसीज़ है उस पर टाइटन कर सकता है, उस पर एक रिव्यू कर सकता है। सेवेंथ बात करें लॉन्ग टर्म बायलैटरल रिलेशन कोऑपरेशनशिप की, तो जिस तरह का रिसेंट टेंशन देखे जा रहे हैं उस पर लॉन्ग टर्म बायलैटरल कोऑपरेशन और पार्टनरशिप पर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। फिर से ट्रस्ट को रीबिल्ड करने के लिए और कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप को रीस्टैब्लिश करने के लिए बहुत ही लंबा समय लग सकता है। तो इंडिया ने 1947 में ही कनाडा के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो उसको इस्टेब्लिश कर दिया था और इंडिया और कनाडा लॉन्ग स्टैंडिंग बायलैटरल रिलेशनशिप शेयर करते हैं। इसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, मल्टी कल्चरल, मल्टी इथनिक, मल्टी रिलीजियस नेचर ऑफ सोसाइटीज़ और जो स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं इसको भी दोनों देश शेयर करते हैं। तो इस पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कनाडा में खालिस्तान मूवमेंट को लेकर और टेररिज्म को लेकर क्या इतिहास रहा है। तो कनाडा में अर्ली खालिस्तान मूवमेंट का बात करें तो ये खालिस्तानी मूवमेंट सूरज सिंह गिल के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में कनाडा के वैंकूवर शहर में विद द लिमिटेड लोकल सिख सपोर्टर। और यहीं पे खालिस्तान गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल का ऑफिस वैंकूवर शहर में देखने को मिलता है। कनेक्शन टू पंजाब मिलिटेंसी की बात करें तो 1980s में जो पंजाब में मिलिटेंसीज देखने को मिला था तो इसके रिपरकशंस कनाडा में भी देखने को मिले थे। थर्ड बात करें इंडियन एयर इंडिया बॉम्बिंग 1985 की, तो उस समय कनाडा में एक हॉरिफिक एक्ट ऑफ टेररिज्म को विटनेस किया गया जब 1985 में
इंडियन एयर इंडिया कनिष्का को जून 1985 में बब्बर खालसा और खालिस्तानी आउटफिल्स के साथ एयर इंडिया की बॉम्बिंग की गई। चलिए अब हम लोग कुछ बात करते हैं इंडिया कनाडा टेंशन के कुछ प्रीवियस इंसिडेंट्स के बारे में। तो पहला टेंशन जब देखा गया तब जब हमारा देश आज़ाद होकर के 1948 में कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा खालिस्तान के प्लेबिसाइड को सपोर्ट किया गया, जो कि अर्ली डिस्कॉर्ड को दिखाता है। सेकेंड तब देखा गया जब 1998 में इंडिया के द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट को सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। तो कनाडा के द्वारा जो कनाडा के हाई कमिश्नर टू इंडिया थे उसको वापस बुला लिया गया, जो कि इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट एक सिग्निफिकेंट डाउनटर्न था दोनों देशों के रिलेशन के बीच। और अभी रिसेंट डेवलपमेंट का बात करें तो आप लोग को याद ही हुआ होगा जो कि इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था, और जो जस्टिन ट्रूडो का लिबरल पार्टी है इसका अलायंस खालिस्तान का न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ है, जो कि हमेशा खालिस्तान के रिफरेंडम के लिए हमेशा इंडोर्स करते रहता है। उस समय भी इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा के द्वारा फ्यूल दिया गया था। चलिए बात करते हैं वे फॉरवर्ड की क्या किया जाना चाहिए। तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट को पंजाब के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और यह सुरक्षित करना चाहिए कि उनके जो रिसोर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बेनिफिट्स हैं उनके वे उचित लाभ ले सके। गवर्नमेंट को जो पंजाब में वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग एब्यूज़, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, एग्रेरियन डिस्ट्रेस, इन सब समस्याओं को भी एड्रेस करना चाहिए। और इंडियन गवर्नमेंट को यह भी इंश्योर करना चाहिए क्योंकि जो कि खालिस्तान मूवमेंट के दौरान जो भी विक्टिम है और इस वायलेंस में जो सर्वाइवर है और जिसके भी ह्यूमन राइट वायलेशन हुए हैं उन लोगों को जस्टिस इंश्योर करना चाहिए। और दोनों कंट्रीज़ इंडिया और कनाडा मिलकर वेरियस गवर्नमेंट लेवल पर कम्युनिकेशन लाइन्स को ओपन रखना चाहिए ताकि कंसर्न और ग्रीवेंसेस को ओपनली डिस्कस किया जा सके और कंस्ट्रक्टिव और रिस्पेक्टफुल डायलॉग में इंगेज रहना चाहिए ताकि जो खालिस्तान का इश्यूज है उसको एड्रेस किया जा सके, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को क्लेरिफाई किया जा सके और कॉमन ग्राउंड फाइंड किया जा सके ताकि जो दोनों देशों के बीच टेंशन बने गए हैं उसका कुछ सॉल्यूशन हो सके। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।